बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फजलुर रहमान ऐसे गायब हुए थे जैसे गाय के सर से सींग गायब होते हैं। आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से कि जब नवाज शरीफ की बीमारी बढ़ी, प्लेटलेट की सुबह शाम खबरें आई, फिर अचानक फजलुर रहमान जो है वो मार्केट में आते हैं, धरना होता है और साथ ही नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिल जाता है और नवाज शरीफ उड़ के लंदन पहुंच जाते हैं एक प्राइवेट जेट के जरिए। उसके बाद फजलुर रहमान आहिस्ता 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 ऐसे गायब होते हैं और उसके बाद ऐसे लगता है जैसे फजलुर रहमान का पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तमाम सियासी जमातें भी उनसे ऐसे दूर हो जाती हैं कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे फजलुर रहमान को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया हो। और हम लोग भी किसी हद तक ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद फजलुर रहमान इस्तेमाल हो गया है और उसे खुद भी नहीं पता चला कि उसके साथ हुआ क्या है। एक बंदा जो खुद को आलिम दीन कहता है और दीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का बायस है, वो बंदा एक्चुअली इस टाइम बना हुआ है प्रॉक्सी इन सब सियासतदानों की, करप्ट लोगों की। और एक दफ़ा फिर फजलुर रहमान ने एंट्री मारी है और इस वक्त सूरत हाल ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ है नैब के दफ्तर में और जिस तरह से सबूत सामने रखे गए हैं, अब फिर से फ़ोन घुमाए जा रहे हैं, फिर से APC कॉल्स होंगी। ये जो कोरोना का मसला है, अब मेरी बात ये जहन में रख लें, इन सारी जमातों ने फिर से एक दूसरे से राब्ते करके, फिर वो बिलावल और मरियम की बात हो, फिर वो नवाज शरीफ की मुबैना कॉल्स हों इन सारे लीडर्स की तरफ कि हमने दोबारा से दबाव बनाना है और किसी तरीके से दबाव डाल के हमने निकालना है ये जो अब दोबारा लोग फंसने जा रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ किसी सूरत भी गिव अप नहीं करना चाहते जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है और जिस तरह वो पार्टी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं अपनी भतीजी से। सबसे ज़्यादा उनको मसला पड़ा हुआ है और इस टाइम जो है बाकी भी सारे मामला जो हैं वो ये जो तोशा खाना का केस और सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी इन सब को बड़े मसाइल हैं। तो एक दफ़ा फिर फजलुर रहमान को जो है वो लॉन्च किया जाएगा, लेकिन लॉन्च करने के लिए सिर्फ वेट किया जा रहा है। उससे पहले एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान, तुमने कोरोना के मामले में गलत पॉलिसी अपनाई और उसकी वजह से इतने सारे लोग जो हैं वो बीमार हो गए हैं, हमारे हॉस्पिटल भर गए हैं। इसमें कुछ तो अच्छे डॉक्टर्स हैं, कोशिश कर रहे हैं हुकूमत की रहनुमाई करने की, लेकिन कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड डॉक्टर्स के जरिए गलत वीडियोस बनवाई जा रही हैं कि जी हुकूमत ने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। फिर ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं कि जी लोग ये कहने की कोशिश कर रही है अपोजिशन बयानिया कि इमरान खान को आज वज़ीर आला सिंध ने भी जैसे कहा कि गलत गाइड किया जा रहा है। इस गाइड करने पर मैं थोड़ी सी बात कर दूँ और इमरान खान पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं थोड़ी सी बात कर दूँ। NDMA के हवाले है सारा देखना ये कोरोना का। NDMA को कौन हेड कर रहा है? एक लेफ्टिनेंट जनरल। लोग कहते हैं जी इमरान खान को ईमानदार बड़ा है लेकिन उसको पता नहीं है वो नाअहल है, यानी कॉम्पिटेंसी जो है वो उस पर एक सवालिया निशान है। इमरान खान तो डायरेक्टली इस पर कर ही नहीं, NDMA का काम है सारा। हुकूमत तो इस टाइम सिर्फ जो है वो पॉलिसी जो है वो जब सारी डिस्कस हो जाती है तो आके इमरान खान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स मशवरे दे रहे हैं, जो इन बीमारियों के माहिर हैं वो मशवरे दे रहे हैं और जिनका डिजास्टर मैनेजमेंट में काम है, जिनका जॉब है, जो इस ओहदे पे बैठे हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये जो बयानिया है कि इमरान खान को गलत मालूमात दी जा रही है, इसका मतलब है वो आर्मी पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ISI पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बाकी तमाम इदारों पे, फिर जो साथ उनके टीम है, डॉक्टर्स पे, हेल्थ मिनिस्टर्स पे, सब पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो सारे मिल के इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये तो बयानिया ही बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बयानिया बनाया जा रहा है और किसी हद तक ये अवाम में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। हर कुछ दिन बाद एक ऐसी वीडियो बन के सामने आ जाती है जिसमें कोई एक बंदा जो है वो कह रहा है जी देखें जी मेरे साथ ये किया वो किया अस्पताल वालों ने। मैं 1 मिनट थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। जब कोरोना नहीं था पाकिस्तान में, क्या हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं पाकिस्तान के नॉर्मल, आपके साथ परफेक्ट रवैया होता है डॉक्टरों का और नर्सेज का? क्या कभी उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया? मैं खुद रह चुका हूँ हॉस्पिटल में, ऑपरेशन एक करवा चुका हूँ, मुझे पता है कि उनका रवैया कैसे होता है। एक बेड की शीट तक वो साफ चेंज नहीं करके देते आपको, अगर गंदी पड़ी है और आप एडमिट हुए हैं तो पिछले पेशेंट की वो शीट तक चेंज नहीं करते। ये हमारा एक अमूमी रवैया है। क्या कोरोना के दौरान वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भाई। तो इसमें जो इक्का दुक्का केसेस आ जाते हैं उसको मिसाल बना के हुकूमत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। फिर एक और तासुर दिया जा रहा है कि ये जो NDMA कर रही है सारी कार्रवाइयाँ और ये NCOC की मीटिंग है, तो ये सारे जो इदारे बनाए हुए हैं इसमें सारी मीटिंग्स में जो है मामलात हैं ये झूठ बोला जा रहा है। ना इतने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, ना इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, सब झूठ। मतलब सब हुकूमत, NDMA, फौज सब झूठ बोल रहे हैं। सच कौन बोल रहा है? एक सिंध हुकूमत। वो जो कुत्तों की ग्रांट भी बांट देते हैं लोगों में, वो सच बोल रहे हैं।
तो ये एक बयानिया बन रहा है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बनाने का मकसद है कि अब हमें इस सिचुएशन को पहले से असेस करना है। अवाम को डिसग्रंटल किया जा रहा है। अभी अभी मैं देख रहा था कि किमाड़ी में छापा मारा गया है FIA ने और एक और इदारे ने मिलकर, और पता चला है वहाँ पे जो है वो स्टॉक मौजूद है ऑयल का, और ये कंपनियां जो गड़बड़ कर रही हैं, पेट्रोल की किल्लत पैदा कर रही हैं। मैं अब आपको बताऊं मेरा शक किस तरफ जा रहा है। जितना सिंध के अंदर और स्पेशली पोर्ट कराची सारा कुछ जो उसके करीब मामलात हैं जहां पे ये स्टोरेज वगैरह ज्यादा हैं, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी की कारस्तानी नजर आएगी। जिस तरह पाकिस्तान को कोरोना में सब बंद करने से 800 अरब की टैक्स कलेक्शन का नुकसान हुआ है। एक तो हमारी थी 5,500 अरब, उससे हमने 800 अरब पहले ही कम कर ली थी। उसके बाद मजीद 800 अरब जो नुकसान हुआ है कोरोना में लॉकडाउन की वजह से, उसमें आपको बड़ा किरदार नजर आएगा कि जो कराची में इन्होंने कारोबार सारा बंद कर दिया उसकी वजह से, क्योंकि कराची हमारा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। वहां पे सारे आपके बिजनेसमैन बड़े बड़े बैठते हैं और सारा कुछ। तो अगर आप ये देखें तो अब आपका ये जब आपको नजर आएगा ना बुहरान, आपको कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर आएगा। यहां पे जितनी कंपनियां हैं, कोई प्राइवेट है कोई हुकूमत के अंडर है, जैसे भी है, यहाँ पे जो पिछले कुछ अरसे में जितने भी इदारे बने हैं या कंपनी जिनको यहाँ काम करने के लिए मौका दिया गया है, जिस चीज को जो जो ठेका दिया गया है, वहां हर जगह अपने बंदे 10% लेकर और सारा कुछ जो है वो मैनेज किया गया है। इस पर मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। छापा पड़ गया है, पता चल गया है कि कौन कौन सी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो कर रही हैं वो कैसे जो है वो ये किल्लत पैदा किया उन्होंने। मैंने चेक करवाया है मुख्तलिफ शहरों से, हर जगह किल्लत नहीं है, सर्टन पंप्स पे किल्लत है और वो जान के नहीं दे रहे, पेट्रोल रोका हुआ है उन्होंने। उनकी ये डिमांड है जी कि $40 हो गया तो हम कैसे $24 वाली कीमत पे फी बैरल पे पेट्रोल बेचें, जबकि अभी जो हमने ऑयल खरीदा था पिछला वो $24 पे खरीदा था। 40 तो अब हुई है कीमत, जिसका अगली खेप जो है वो जब 25-30 दिन बाद वाली जो आएगी वो $40 की कीमत पे आएगी, या उससे भी कम प्राइस निकाल लें। तो ये सारा अगर आप ओवरऑल देखें आपको समझ आ जाएगा कि एक तैयारी की जा रही है। पेट्रोल का खड़ा किया, फलां चीनी आटा खड़ा, इधर कोरोना है। कोरोना का जैसे ही थोड़ा सा नीचे होगा ना और एक जब बन जाएगा माहौल धरने का, इस दौरान मीडिया भी बना रहा है, फिर वही बनेगा सारा माहौल। मैं आपको बता रहा हूं, दो हिस्से इन्होंने बेनिफिट लेने हैं। एक ये कि किसी तरीके से शहबाज को भी रिलीफ मिल जाए, मरियम को भी जो है वो बाहर जाने का मौका मिल जाए। दूसरा ये कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इमरान खान की हुकूमत गिराने की एक संजीदा कोशिश इन लोगों ने करनी है, जिसके लिए ये सारा बयानिया मीडिया की मदद से बनाया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया एक्टिव है और नून लीग का भी आई थिंक ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, और ये सारे मिल के जो है ये काम कर रहे हैं और बड़े कामयाब जा रहे हैं। जो इमरान खान का सोशल मीडिया था वो सारे तकरीबन इस टाइम 5th जनरेशन के वॉरियर बन गए हैं, ठीक है जी। और वो जो ट्रेंड चला रहे हैं अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि वो 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, आर्मी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपको नजर आएगा दूसरी जमात के जितने भी सोशल मीडिया के हैं वो अब डायरेक्टली इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं और कामयाब कैंपेन चला रहे हैं ट्विटर पे। यानी एक टाइम था कि पीपल्स पार्टी का या नून लीग का तो बयानिया मिलता ही नहीं था। आज न्याजी हटाओ मुल्क बचाओ पे 40,000 ट्वीट्स हो चुकी हैं। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता था कि इन दूसरी जमातों का सोशल मीडिया जो है वो इतना ऊपर आएगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की एक नाकामी भी है, और फिर वॉलंटियर जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि वो 5th जनरेशन वॉर में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट हो गया है तो वो उधर चल पड़े। उनके वॉलंटियर्स थे, वो किसी के लिए काम तो नहीं करते थे, उनकी मर्जी, वो कभी इसको करें कभी उसके लिए ट्वीट करें। हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और इसके बाद एंड ये होगा कोरोना जैसे ही ख़त्म होता है कि एक धरना जिसमें सारी जमातें कहेगी जी कि अब इस हुकूमत को गिराना है, क्योंकि होगा क्या, रिजल्ट क्या है, कोरोना की वजह से मैशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा कि लोगों की जिंदगियां ऐसी पीछे जाएंगी कि 10-15 साल उन्हें लगेंगे दोबारा उस पोजीशन में आने में जो प्री कोरोना थी। जब लोगों की जिंदगी इतनी खराब हो जाती है वो परफेक्ट टाइम होता है, लोहा गर्म होता है किसी भी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है जो मैं करना चाह रहा था और अभी तक जो है वो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कि लोग ये कहते हैं कि यार मैशत भी ठीक नहीं हो रही, ओ यार लॉकडाउन लगा दो, सब कुछ बंद कर दो, ये सारा कुछ है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, हुकूमत लॉकडाउन भी ना करे, एक्सपेक्टेशन क्या है कि हुकूमत लॉकडाउन भी कर दे, किसी की नौकरी भी ना जाए, किसी को किराया भी ना देना पड़े, किसी को बिल भी ना देना पड़े, और सारे मसले इस तरह हल हो जाएं जैसे हम कोई अमेरिका हैं या पता नहीं हमारे पास को कितना पैसा आ गया। नहीं, एक्सपेक्टेशन कोई हमारी अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन है
तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता कि ये पेंडेमिक है, कोई पिकनिक नहीं हम मना रहे। ये ऐसा मसला है कि दुनिया के 208 ममालिक इस टाइम घबराए हुए। मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ये पढ़ के सुनाता हूं, आपको अंडरस्टैंड हो कि सिचुएशन है क्या। इंडिया में इस वक्त 82% आबादी, यानी 1 अरब से ज्यादा की आबादी, 1 अरब 30 करोड़ आबादी है, 82% इंडिया की आबादी की कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से इनकम कम हो गई है। और इंडिया के हवाले से जो इदारे हैं बड़े जो रिसर्च करते हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को अभी लोगों को या राशन पहुंचाना पड़ेगा, बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद में लोगों को, और या उन्हें माली मदद देनी पड़ेगी, वरना गुर्बत का एक संगीन तूफान आएगा इंडिया में। ये इंडिया की बात कर रहा हूं जो दुनिया की बड़ी मीशत बन चुकी है। ठीक है, वो तरक्की पजीर ममालिक में ही आता है, लेकिन उसकी मीशत का हुजम हमसे तो बहुत बड़ा है। दुनिया सारी वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहती है, दुनिया सारी की उनको मदद आती है। इसके बावजूद उनका जीडीपी 6 कुछ से 3.3 पे आ गया है, आधा रह गया है। जबकि आपको पता है कि इंडिया का दुनिया में जो है वो उनकी प्रोडक्ट जो है वो ली जाती है, उन पर ट्रस्ट किया जाता है। दुनिया के यूरोपियन ममालिक, अमेरिका वगैरह उनसे अपने बिजनेस करते हैं, उनके अपने मफादात हैं आपस में मिले जुले। अरब ममालिक में उनकी चीजें जाती हैं। हालात ये हैं कि हमारे भी मुश्किल हालात होंगे। इकोनॉमी, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। अब अगर कंप्लीट लॉकडाउन में हम चले जाते हैं आगे आने वाले दिनों में, अगर जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, मजीद बहुत ज्यादा अवाम में होगा ये पैदा। इवेंचुअली जब कोरोना खत्म होगा तब ये लोग इकट्ठे होंगे, फजलुर रहमान की क़यादत में ये एक धरना की तैयारी करेंगे और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक आखिरी बड़ी कोशिश होने जा रही है। और इसीलिए फजलुर रहमान ने पिछले साल, आपको याद होगा, मार्च में बिल्डअप शुरू हुआ था, धरना जाके अक्टूबर में आया था, अक्टूबर आई थिंक कुछ ऐसा ही है, मुझे अगर अक्टूबर या नवंबर की बात है। इसी तरह अब बिल्डअप शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि बयानात बढ़ते जाएंगे फजलुर रहमान के, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, और इस दौरान फिर कोरोना थोड़ा सा डाई डाउन करते करते, क्योंकि हमने ये हमारा ये तज्जिया है या जैसे भी एनालाइज किया गया है डेटा को देख के कि पीक हो जाएगी जुलाई में, जुलाई तक पीक होती है तो फिर हमारा ग्राफ नीचे आएगा और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये नीचे चला जाएगा और अक्टूबर बेहतरीन वक्त होगा दोबारा धरना लाने का। तो ये उस तरफ मामला जा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखें खुली रखनी है। मैं आपको क्लियर कट ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान के जितने बुरे हालात हैं, हमारी मीशत को जितने मुश्किल हालात मिले हैं, एक तो यह कि कुछ खुशखबरी भी है मीशत के लिए, हमारे लिए एक बड़ा रिलीफ है जिसका आज ऐलान हुआ है, वो आपसे 11:15 बजे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। और अच्छी चीज़ें, फिर चीनी माफिया ने जो एक वार किया है पलट के, उस पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद बात करूंगा कि जो इंडिया और के हवाले से जो इंडिया ने खबर चलाई कि पाकिस्तान डर गया है हमसे, और कोई जहाज़ों के ऊपर बात हो रही है कि कराची में कोई जहाज़ उड़ गए और पता नहीं इंडिया का जहाज़ आ गया, उसके हवाले से आपको बताऊंगा कि इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि अपनी आंखें खुली रखें, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार मत हो। मुश्किलात आएंगी, कौमें मुश्किलें फेस करके ही आगे बढ़ती हैं। दुनिया की कोई भी हुकूमत अपनी आवाम को इससे बचा नहीं पा रही। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ इधर यूके में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का चेन है, फास्ट फूड का चेन है, वो अपनी कोई 150 से ज़्यादा फ्रेंचाइज जो है वो बंद करने पे मजबूर हो गए, जबकि उनका बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहा था। इस कोरोना की वजह से यूके में कंपनीज बंद हो रही हैं, एक के बाद एक कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा समेट रही है, बंद कर रही है। तो सोचें, इतने अगर खुशहाल मुल्क में, जब उन्हें पता है कि अगर कोरोना गया, जब हुकूमत उनकी मदद भी कर रही है, जब 300-400 अरब पाउंड का जो है वो पैकेज भी कोई दिया गया है, फिर भी नहीं सर्वाइव कर पा रहे बिजनेस, तो पाकिस्तान के हालात देखें और हमें अपने हालात के मुताबिक फैसला करना है कि कितने हालात ख़राब हुए हैं, कितना मैनेज हुआ है। आज भी अगर आप देखें पूरी दुनिया के मुकाबले में आप पाकिस्तान का मुकाबला करें, अगर टोटल अमवात का, जब से फरवरी से यहाँ पे कोरोना ऑफिशियली डिटेक्ट हुआ है, मेरा अब भी मानना है कि पहले से कोरोना यहाँ था, डिटेक्ट फरवरी में हुआ है, तो उससे लेकर अब तक अमवात की अगर आप देखें सूरत हाल, तो हम इतने बुरे नहीं हैं जितनी इमरान खान के खिलाफ ये बातें की जा रही हैं। कैंपेन बड़ी खतरनाक है। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा कि कैंपेन से कितना फर्क पड़ता है। इमरान खान ने 2014 में धरना दिया 3-4 महीने का, नून लीग अपने बाकी सारे टाइम ये बेचती रही जी कि हम इसलिए कारकर्दगी नहीं दिखा सके कि धरने की वजह से चाइना नहीं आया, फलां नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, धरने ने हमारा नुकसान कर दिया। 4 साल नून लीग ये बेचती रही और उनका वोटर ये एक्सेप्ट करता रहा कि वाकई जी धरने ने नुकसान पहुंचाया है। पिछले 100 साल का सबसे बड़ा
कुदरती बुहरान है, कुदरती आफत है, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई मीडिया सेल नहीं है, कोई मीडिया स्ट्रेटजी नहीं है, और वो इसको आवाम को समझाने में नाकाम हो गए हैं कि ये एक मुश्किल चीज़ है, मुश्किल वक्त है, इसमें हालात बुरे होने हैं। ये कोई अल्लाह की तरफ से कोई पिकनिक नहीं भेजी गई, ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, मुश्किल बीमारी है जिसमें हालात टफ होने हैं। कोई भी ये नहीं होगा कि हमारे पर फूलों की पत्तियां जो है वो फेंकी जा रही हैं। ये एक मुश्किल बीमारी है, इसमें हालात ख़राब होने हैं, इसमें गुर्बत आनी है, इसमें जॉब्स जाएंगी, इसमें लोगों के हालात मुश्किल होंगे। हुकूमत अपनी पसली देख के, अपनी चादर देख कर जितना कर सकती है वो करने की कोशिश करेगी। बाकी वही बात आ जाती है कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं कि आप लोगों में बस बांटते चले जाएं, बांटते चले जाएं। जितना था वो कर रही है हुकूमत। तो ये बात समझें, और इन लोगों की जो नई साजिश आ रही है इसको भी हमने जो है बेनकाब करना है अभी से, ताकि ये लोग दोबारा से कोई रिलीफ, कोई डील ना ले सकें। मैं अक्सर आपको बात बताता हूं, मैं इस सारी चीज़ का जो अगर शॉर्ट में आप समझें तो सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म के पास बंदूक की ताकत नहीं होती, वो अवाम की सपोर्ट से वो मॉरल ताकत हासिल करता है जिससे वो माफिया से लड़ सकता है। अवाम की ये सपोर्ट की ज़रूरत होती है हर सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म या सदर को, कि जिसकी वजह से फिर वो इन माफियाज को पकड़ता है, जिसकी वजह से फिर ढील एनआरओ रुकता है। आपको क्या लगता है मरियम नवाज क्यों आज लंदन नहीं बैठी हुई? आपको पता है कि मुबैना तौर पे जो डील हुई थी वो क्या थी? मुबैना तौर पे कहना पड़ता है आजकल, आपको पता है। मुबैना तौर पे डील ये थी कि नवाज शरीफ जाएगा और कुछ हफ्ते बाद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी और मरियम पीछे पीछे जाएगी। ये कैसे रुका है आप मुझे बताएं? ये इमरान खान की वजह से रुका है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म को आप ताकत देंगे तो क्या क्या हो सकता है इस मुल्क में, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ वोट दे देने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, अवाम की ताकत काम करवाती है। और अगर सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म गलत रास्ते पे जा रहा है तो अवाम की ताकत ही मोड़ के उसको सीधे रास्ते पे भी ला सकती है। अपनी ताकत को हमने समझ के इस्तेमाल करना है, और सोशल मीडिया के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने अगर किसी को ग्राउंड पे भी निकलना पड़े वक्त और हालात के मुताबिक, तो वो भी हम अवाम को जो है करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर फजलुर रहमान इनको एनआरओ डील और ढील दिलवाने के लिए बाहर निकल सकता है, तो हम अवाम अपने जायज़ हकूक़ के लिए, इंसाफ के लिए क्यों बाहर नहीं निकल सकते? तो इंशाअल्लाह ताला ये मूवमेंट जारी रहेगी कि इनकी जितनी चालें हैं मैं आपको आगाह भी करता रहूँगा, और कोशिश हम ये करेंगे कि इनको हम ब्लॉक करें और दोबारा किसी एनआरओ डील की इस मुल्क में कोई गुंजाइश पैदा ना हो, बल्कि इस माफिया का अंजाम हो और हम अपनी आंखों से होता हुआ देखें, और इंशाल्लाह इस माफिया का अंजाम अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे भी। मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इंडिया के इस जहाज़ों के मजाक F-16 और सारी इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और चीनी माफिया ने जो पलट के वार किया है उसकी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि ये इसके पीछे मकासद क्या हैं, कौन है इसके पीछे जिसने ये पलट के वार किया है और हो क्या रहा है। बैरिस्टर शहजाद अकबर क्यों इन सब के टारगेट पर हैं? एक तो है ना कि कुछ पीटीआई के हमदर्द भी कहते हैं जी शहजाद अकबर क्या कर रहा है, कई मीडिया पे बैठे हुए लोग जो न्यूट्रल भी हैं वो शहजाद अकबर की क्या कर दिए। लेकिन शहजाद अकबर से सबसे ज्यादा तकलीफ माफियाज को क्यों है? चीनी माफिया को भी शहजाद अकबर से तकलीफ है, नून लीग को भी शहजाद अकबर से तकलीफ है, पीपल्स पार्टी को भी शहजाद अकबर से तकलीफ है, यहाँ तक कि इनकलाबी जज को भी शहजाद अकबर से तकलीफ है। तो यहाँ से पता चलता है कि कुछ मामलात हैं जिन पर जो है वो ज़रूरी है बात करना। इस पर इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा कि शहजाद अकबर से क्या तकलीफ है इन लोगों को, और जो पाकिस्तान को एक बड़ा रिलीफ जो मिला है उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसके क्या दूरस्थ नताइज होंगे। तो 11:15 मुझे ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह पाक